अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद इकबाल फिज़िक्स लेक्चर। और आज फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 14 हम करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 2 की एक्सरसाइज है। तो आइए लेक्चर 2 की एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करते हैं। एक्सरसाइज 2, तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा था क्वेश्चन नंबर 16 हो गया था 17। तो 2.17 में कह रहा है, आपके पास बुक है, आप देख रहे होंगे। इसमें है इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स a1 एंड a2 वर रिवर्स्ड हाउ वुड दिस ऑल्टर a1 क्रॉस a2। अगर a1 और a2 के दो वेक्टर्स हैं, लेट a1 इज इक्वल टू a1xi प्लस a1xi प्लस a1yj प्लस a1zk। इस तरह से वेक्टर a2 आप ले लें, a2xi प्लस a2yj प्लस a2z k। तो a1 का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट, ये दो वेक्टर्स हैं। तो इनका a1 क्रॉस a क्या आएगा, a1 क्रॉस a2 वो क्या आ जाएगा, वो आपको पता है डिटर्मिनेंट होता है i j k। और a1 जो है वो क्या होगा, a1x a1y a1z। और a2x a2y और a2z। ये है a1 क्रॉस a2। अब उसका सवाल क्या है, सवाल उसका ये है कि अगर a1 और a2 दोनों वेक्टर्स के सारे कंपोनेंट्स रिवर्स कर दिए जाएं तो इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा a1 क्रॉस a2 पे। रिवर्स करने का मतलब क्या है, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे। अच्छा, आफ्टर रिवर्सिंग ऑल कंपोनेंट्स, we have minus a1 क्रॉस माइनस a2। ठीक है, दोनों माइनस कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर क्या कंपोनेंट होंगे, i j k और a1 माइनस a1x माइनस a1y माइनस a1z माइनस a2x माइनस a2y और माइनस a2z। ठीक है, ये जो है वो आ गया। अब ये डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। मैथ वाले तो जानते हैं, बायो वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसको ये समझ लें कि ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी रो में से कोई भी नंबर बाहर कॉमन ले सकते हैं, उससे यहाँ से कॉमन लेके यहाँ लिख सकते हैं। तो इस रो में से, रो नंबर 2 में से और रो नंबर 3 में से अगर हम माइनस बाहर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, माइनस a1 क्रॉस माइनस a2, ब्रैकेट लगा दें, वैसे ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू -1 इंटू -1 i j k। और ये हो जाएगा a1x a1y और a1z, a2x a2y a2z। यानी रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3 से -1 कॉमन ले लिया। taking -1 as common from रो 1 and रो 2। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है वही डिटरमिनेंट रह गया जो पहले था। a1x a1
y a1z, a2x, a2y और a2z, दैट इज इक्वल टू a1 क्रॉस a2, नो चेंज। ठीक हो गया। तो अगर a1 और a2 के दोनों के तमाम कंपोनेंट्स रिवर्स कर दिए जाएं तो क्रॉस प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके क्रॉस प्रोडक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ये वेक्टर a1 है, ये वेक्टर a2 है, तो a1 क्रॉस a2 ऊपर की तरफ आएगा, a1 क्रॉस a2। तो अगर आप दोनों कंपोनेंट्स रिवर्स कर देंगे तो फिर भी ये ऊपर ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। हाँ, किसी एक को रिवर्स कर देंगे तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस a1 क्रॉस a2 अगर एक रिवर्स कर देंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरा भी रिवर्स कर देंगे तो ये फिर ऊपर आ जाएगा, माइनस a1 क्रॉस माइनस a2। तो अगर दोनों कंपोनेंट्स रिवर्स कर देंगे तो ये फिर भी ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, ठीक है। और अगर एक रिवर्स कर देंगे तो फिर ये अपोजिट हो जाएगा। कल होगी बात। आइए क्वेश्चन नंबर 2.18। क्वेश्चन नंबर 2.18 इसमें कह रहा है कि अगर इफ़ a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू नल वेक्टर हो तो फिर इसकी 3 कंडीशंस बताएं। a1 क्रॉस a को 0 बनाने वाली 3 कंडीशंस बताएं कि इनका रिजल्ट नल वेक्टर कब कब आएगा। कंडीशंस। सॉल्यूशन नंबर 1, a1 क्रॉस a2 जो है वो बराबर होता है a1 a2 साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। नंबर 1, a1 जो है वो नल वेक्टर हो, 2 a2 नल वेक्टर हो, दोनों हो जाए या कोई एक हो जाए। तीसरा, थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाए और 180 हो जाए, यानी पैरेलल हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए तो भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और उनमें से कोई एक वेक्टर भी अगर 0 है तो a क्रॉस b या a1 क्रॉस a2 जो है वो नल वेक्टर हो जाएगा। एक इसका और क्वेश्चन है आल्सो, अगर a डॉट b ये 0 हो तो कंडीशंस क्या होंगी, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, सॉल्व योरसेल्फ, ये आप खुद करेंगे। a डॉट बी अगर 0 हो तो फिर उसकी 3 कंडीशन क्या होंगी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा जी, बात करते हैं 2.19 क्वेश्चन की तरफ। 2.19 क्या कहता है जी? 2.19 में कह रहा है कि MCQ है गालबन, वो कह रहा है आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेन द रीज़न। पहली उसमें है ट्रू और फॉल्स। पहले स्टेटमेंट पहली है, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, इम्प्लाइज, तो फिर इसका नतीजा ये होगा दैट इट इज़ नीदर मूविंग नॉर रोटेटिंग। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब होगा कि ना बॉडी मूव कर रही है ना रोटेट कर रही है। ये गलत है। बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो और कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रही हो तो भी वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, फॉल्स है। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है, उसमें कोई भी कंडीशन हो सकती है। इफ़ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगॉन देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर किसी बॉडी पे
लगने वाली फोर्सेस एक क्लोज पॉलीगॉन बना रही हों, जैसे ये और ये मसलन, ठीक है। अगर एक बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस को जब आप हेड टू टेल रूल से जोड़ें तो वो एक क्लोज पॉलीगॉन बन जाए, तो फिर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। यस, ट्रू है ये, ट्रू। क्यों ट्रू है? क्यों ट्रू है? क्योंकि समेशन एफ जो है इसमें नल वेक्टर होगा। ये हम पीछे कर चुके हैं, ऊपर 2 पॉइंट जो है वो 15 क्वेश्चन के अंदर मैं ये बता चुका हूँ। तो फोर्सेस का सम 0 होगा, तो अगर फोर्सेस का सम 0 होगा तो ज़ाहिर है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। 2.20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि A picture is suspended from a wall by 2 strings। एक तस्वीर है वो 2 स्ट्रिंग्स से लटकाई गई है। Show by diagram the configuration of the strings for which the tension in the string will be minimum। किस तरह से तस्वीर लटकाई जाए कि टेंशन मिनिमम हो। देखिए, ये मसलन ये एक तस्वीर है, ठीक है। ये तस्वीर है, ये तस्वीर जो है इसका अपना वेट कितना है, तस्वीर फ्रेम में होगी तो इसका वेट होगा W। अच्छा, इसको आपने 2 रस्सियों की मदद से लटकाना है। फॉर एग्जांपल, फ़िलहाल हम ऐसे लटका लेते हैं रस्सी, यानी ये एंगल जो है वो थीटा बना रही है विद हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी थीटा बना रही है। रस्सी में टेंशन क्या होगी? T। इधर भी क्या होगी? T, ठीक है। तो हम इक्विलिब्रियम में हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर देते हैं। इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे इस टेंशन के। ये एंगल भी थीटा होगा, ज़ाहिर है ऑल्टरनेट बराबर होते हैं। ये एंगल भी थीटा होगा, तो थीटे के सामने वाला हो जाएगा T साइन थीटा, ठीक है, ये वाला। और ये वाला भी क्या हो जाएगा? T साइन थीटा। और ये वाला क्या हो गया? T कॉस थीटा। और इधर भी क्या होगा? T कॉस थीटा। मतलब इसके ये कंपोनेंट हो गए, ये कंपोनेंट होगा और ये कंपोनेंट। For equilibrium, summation Fy is equal to 0। वर्टिकल फोर्सेस का सम जो है वो हम 0 लेते हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल तो T cos थीटा और T cos थीटा दोनों बराबर ही हैं, तो इसलिए वो तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेते हैं, T साइन थीटा प्लस T साइन थीटा माइनस W इज इक्वल टू 0। ऊपर की तरफ फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेंगे। सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन 0। तो ये हो गया 2T साइन थीटा इज इक्वल टू W। यहाँ से T बराबर आ गया W अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है। तो W तो कांस्टेंट है, वेट 2 भी कांस्टेंट है, तो T जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। तो टेंशन मिनिमम होगी अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ठीक है, T will be minimum, tension will be minimum if sin theta is maximum, that is sin theta is equal to 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से थीटा किसके बराबर आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1 और साइन इनवर्स ऑफ 1 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है, दोनों ये एंगल जो हैं ये जनाब 90 डिग्री होगा तो टेंशन मिनिमम होगी। अच्छा,
तो 90 डिग्री क्या हो सकती है, मतलब ये सपोर्ट है, तो आप तस्वीर को ऐसे लटकाएंगे, ठीक है, ये एंगल 90, इसमें टेंशन जो है वो मिनिमम होगी, ठीक है। तो जब भी कोई वेट बांधे दो रस्सियों से, तो इस तरह बराबर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर दो रस्सियों को बांधेंगे तो फिर टेंशन कम से कम होगी, और जो रस्सियां हैं वो वज़न ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती हैं और टूटेंगी नहीं, ठीक है, ज़्यादा वज़न बर्दाश्त कर सकती हैं और टेंशन कम होगी और वो नहीं टूटेंगी। तो देखें आप, जैसे बाइक पे आप कोई शापर लटकाते हैं या कोई इस तरह से कोई जो है वो थैला लटकाते हैं, उसमें वेट लटकाते हैं, तो आपको ऐसे दोनों उसकी जो रस्सी है वो ऐसे नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में लटकानी चाहिए, तो इससे वज़न ज़्यादा उठाया जा सकता है और उससे नहीं टूटेंगी जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जी 2.21, तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 2.21 इसमें कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ये बहुत दफ़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ओन वेट? क्या कोई बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रोटेट कर सकती है अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ओन वेट? सबसे पहले हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं। पहले इसका जवाब है नो, आगे पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। एक बॉडी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रोटेट नहीं कर सकती अपने वेट की वजह से। वेट एक फोर्स है, तो क्या फोर्स यानी वेट बॉडी को रोटेट करवा सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे? नहीं करवा सकता। वजह, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द होल वेट of the body acts, the whole weight of the body acts। मसलन ये एक रॉड है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये पॉइंट है, ये है इसका CG। तो CG वो पॉइंट है तो जहाँ इसका पूरा वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, ये वेट इसका पूरा एक्ट कर रहा था। तो CG जो है वो क्या है? पिवट, यानी इसी पॉइंट पे आपने बॉडी को घुमाना है। जिस पॉइंट पे बॉडी घूमे उसको हम कहते हैं पिवट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेट है वो तो पिवट से गुजर रहा होता है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजर रहा है, तो ये इसको कैसे रोटेट करवाएगा? तो इसमें इन दिस केस देखिए ज़रा, इन दिस केस moment arm is 0, that is L is equal to 0 as force passes through pivot, so torque is equal to FL, F into 0 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और बॉडी रोटेट नहीं हो सकती। ये जनाब सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। तो न्यूमेरिकल जो हैं वो हम कर चुके हुए हैं 10 तक, बल्कि 11 भी कर चुके हुए हैं। तो 12, 13, 14 और 15 ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।